राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक बहुत ही अच्छी कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक गांव में एक दूध वाला रहता था। उसका नाम जग्गू था। जग्गू एक दिन बदहवास सा भागा जा रहा था और भूत भूत चिल्लाए जा रहा था। उसे देखकर उसके गली मोहल्ले के कुछ बच्चे भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे और मोहल्ले की कुछ औरतें भी उसके पीछे हो लीं। सब एक ही बात पूछ रहे थे, जग्गू भैया क्या हुआ है? अरे बताओ तो सही जग्गू भैया, क्या हुआ है? लेकिन जग्गू कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था। हरदयाल सिंह, जो उस गांव के प्राइमरी स्कूल के मास्टर थे, वह उधर से ही गुजर रहे थे। उन्होंने यह सब देखा तो उसकी ओर ही अपनी साइकिल तेज गति से घुमा दी और आगे जाकर उसने जग्गू को पकड़ लिया और पूछा, क्या हुआ जग्गू, क्यों भागे जा रहे हो? भैया, जग्गू कहने लगा, वो भूत है वहाँ। जग्गू की ऐसी हालत देखकर मास्टर जी ने पास के तालाब से एक बच्चे को पानी लाने को बोला और जग्गू को जबरदस्ती पकड़कर नीचे बैठा दिया और उसके चेहरे पर पानी के छींटे छिटकने लगे। तब वे जग्गू से बोले, जग्गू जरा आराम से ये बताओ भैया कि हुआ क्या है? जग्गू बोला, भैया मोहन के घर में भूत है। जग्गू अपने दोनों हाथ हवा में उठाते हुए कह रहा था। मास्टर जी बोले, भूत? वह भी मोहन के घर? उन्होंने बड़े ही हैरान होते हुए पूछा। फिर वे बोले, अच्छा आराम से ये बताओ जग्गू कि तुमने वहाँ पर क्या क्या देखा? मास्टर जी ने जग्गू को पहले दिलासा दिया और उसे शांत किया। तो जग्गू बोला, मास्टर जी मैं रोज की तरह दूध देने गया था। रोज ही मुझे बर्तन बाहर रखा मिलता था, उसी में मैं दूध पलट देता था। आज कोई बर्तन नहीं दिखा तो मैंने आवाज लगा दी, लेकिन जब बहुत देर तक कोई जवाब नहीं मिला तो मैं दरवाजा खटखटाने के लिए जैसे ही दरवाजे पर हाथ रखा तो वह अपने आप खुल गया और अंदर मोहन भैया की पत्नी बैठी थी। तो वह रसोई घर में थी और उनके पेड़ जितने लंबे लंबे हाथ थे और उन्हीं हाथों से वह आंगन में बने हैंडपंप से पानी भर रही थी। वह रसोई में बैठी थी और हाथों से आंगन में वह जो हैंडपंप चला रही थी। देखो भैया उसके कितने लंबे हाथ थे। इतना कहते ही जग्गू फिर डर से कांपने लगा। मास्टर जी बोले, क्या बकते हो जग्गू? यह सुनकर तो मास्टर जी भी जो एक बार डर गए। तो वह जग्गू कहने लगा, मास्टर जी सच कह रहा हूँ, रोजी रोटी की कसम। कसम खाते हुए जग्गू ने पहले अपने गले की घाटी पर हाथ रखते हुए कहा। गांव के कई और लोग भी इस बीच आकर जग्गू की बात सुनने लगे थे और कहने लगे, चलो भाई हम सबको मोहन के घर चलना चाहिए। सब एक साथ कहने लगे तो मास्टर साहब भी हामी में सिर हिलाते हुए जग्गू का हाथ पकड़कर सबके साथ हो लिए और उसके घर जाकर वो बोलने लगे, अरे मोहन भाई। तो क्योंकि वह उधर मोहन का घर था तो मोहन के घर के पास ही मोहन के नाम से आवाज़ लगाने लगे, क्योंकि वह इसी नाम से जाना जाता था। वे कहने लगे, अरे मोहन भाई जरा दरवाज़ा तो खोलो। औरतें क्या बच्चे क्या पूरा कस्बा ही उन्हें मोहन भाई कहता था। माता पिता के देहांत तभी हो गया था जब वो विद्यार्थी थे। गुजारे के लिए आसपास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगे थे। वो स्नातक की पढ़ाई कर रहे थे और आगे की पढ़ाई उन्होंने पूरी की और उसी कस्बे में प्राइमरी के अध्यापक बन गए थे। एक तो पढ़े लिखे होने की वजह से लोग उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखते थे और वो साथ में हमेशा दांत निकालते रहते थे। छोटे बड़े सबका काम कर देते थे। बड़े ही विनम्र होने की वजह से वो सबके चहेते बने हुए थे, इसलिए पूरे गांव के लोग उनकी इज्जत करते थे। लगभग 1 महीना ही बीता होगा, वो कस्बे से बाहर गए थे। जब वापस आए
तो उनके साथ उनकी दुल्हन भी थी। सब लोग खुशी से ज्यादा आश्चर्यचकित हो गए थे, परंतु सीधे साधे मोहन ने सबको दावत देकर खुश कर दिया था। आधे से ज्यादा गांव के लोग मोहन के घर की ओर बढ़े आ रहे थे। इतने लोगों को अपने घर की ओर आता हुआ देखकर मोहन थोड़ा घबरा गया। मोहन, जो गांव के मास्टर जी जो बोले, हमने सुना है तुम्हारी पत्नी साधारण स्त्री नहीं है। कौन है वो मास्टर साहब? जो हरदयाल थे उन्होंने पास आते ही मोहन से पूछा। मोहन कहने लगा, क्या मतलब भैया, कैसी बातें कर रहे हो? मोहन डरते हुए बोल रहा था। पूरा कस्बा ही जो उन्हें शक की नजर से देख रहा था कि वो कोई भूत है या कोई और। देखा है ऐसा आदमी तो दूर, किसी स्त्री ने भी तुम्हारी पत्नी को आज तक नहीं देखा है, मास्टर साहब कहने लगे। तो मोहन कहने लगा, ये क्या कह रहे हो भैया? ठीक है, तनिक रुको, मोहन कहने लगा। और वह अपनी पत्नी को बाहर से आवाज लगाने लगा। कहने लगा, चंद्रो जरा बाहर आना। मोहन ने गुस्से में आवाज लगाई तो चंद्रो बाहर आ गई। लाल जोड़े में ऐसे सजी थी जैसे कल्ली ब्याह हुआ हो। लचकती सी चाल और व्यक्तित्व की आभा देखकर जो सभी गांव वालों की आंखें खुली की खुली रह गई। गोरे गोरे हाथों में लाल लाल चूड़ियों से कोहनी तक उसके हाथ भरे हुए थे। लंबा घूंघट था। सबकी आंखें उसके हाथों पर टिक गई। इतने खूबसूरत हाथ देखकर तो गांव की महिलाओं की बोलती ही बंद हो गई। कोई मन ही मन अपने हाथों से उसके हाथों को मिलान करके दुखी हुई, तो कोई मारे जलन के कहे बिना नहीं रह पाई। करती तो कुछ भी नहीं है ना, काम करती तो इतने सुंदर हाथ होते क्या। मोहन कुछ भी काम नहीं करने देता अपनी पत्नी को। औरतों में खुसर फुसर शुरू हो गई, लेकिन कोई तेज आवाज में मोहन की पत्नी से कुछ नहीं बोला। और जब औरतें ही कुछ नहीं बोली तो आदमी तो कहें तो क्या कहें। सबको चुप देखकर मास्टर जी का उत्साह भी जाता रहा। सो अपनी झेप छुपाने के लिए मास्टर जी ने जग्गू के सिर पर चपत मारी और बोले, ले जग्गू, तो ही हाथ देख ले अपनी भाभी के। साले सवेरे सवेरे ही चढ़ा करके निकला था। और फिर क्या था, गांव के सभी लोग धीरे धीरे वहां से खिसक लिए। सबके निकलते ही मोहन ने अपनी पत्नी को टोका, चंद्रो आगे से होशियार रहना, दरवाजा कभी खुला ना रहे। तभी चंद्रो ने सभी कीर्ति में सिर हिला दिया और अपने काम में लग गई। मोहन की अच्छाइयों से कस्बे के लोग ही नहीं, चंद्रो भी प्रभावित होकर आई थी। हुआ यूं था कि सर्दियों के दिन थे, फरवरी का महीना रहा होगा। मोहन पास के कस्बे में एक बच्चे को ट्यूशन पढ़ाकर वापस आ रहा था। तभी कुछ बदमाशों ने उनकी साइकिल छीन ली। हड़बड़ाया सा मोहन विनती करने लगा, पर बदमाशों ने उसे परे धकेल दिया और उसकी साइकिल छीन कर ले गए। मोहन साइकिल छिन जाने से बहुत दुखी हुआ और आंखों में आंसू भरकर वहीं जमीन पर बैठ गया। इतने में ही किसी का हाथ उसे अपने कंधे पर महसूस किया। जब मोहन ने मुड़कर देखा तो एक बहुत ही सुंदर महिला गहनों से सजी हुई उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। और वह मोहन से बोली, क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो? तो मोहन कहने लगा, उन बदमाशों ने मेरी साइकिल छीन ली है। रोते रोते मोहन ने अपनी बात उस औरत को बताई। तो वह औरत बोली, बस इतनी सी बात? और इतना कहते ही अगले ही पल साइकिल मोहन के सामने थी। मोहन चौंक गया था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अभी अभी घटना हुई थी, पर जो हुई उस पर उसे विश्वास नहीं हो पा रहा था। खुशी और आश्चर्य एक साथ था। मोहन क्या कहे, कुछ भी तो कहते नहीं बन रहा था उससे। पर यह सोचकर कि कहना तो चाहिए, उस औरत का धन्यवाद तो करना चाहिए। मोहन ने अपनी झुकी नजर उठाकर देखा तो वो महिला वहां पर नहीं थी। मोहन ने इधर उधर चारों तरफ देखा, पर वह औरत मोहन को कहीं नहीं दिखाई दी।
मोहन घर आ गया और अगली सुबह जैसे ही उठा तो देखा उसके पास में गर्म चाय रखी थी। घर में उसके अलावा कोई नहीं, फिर चाय कौन रख गया? मोहन ने बहुत सोचा। फिर उसने सोचा कि कोई स्कूल का बच्चा ही रख गया होगा। जब भी वो कोई बच्चा उसका दिया हुआ घर का कार्य करके नहीं लाता था तो वह मोहन को प्रभावित करने के लिए अपने आप उसके छोटे मोटे काम कर देता था ताकि स्कूल में मोहन की पिटाई और डांट से बच सके। मोहन ने मुस्कुराते हुए चाय पी ली और तैयार होकर स्कूल चला गया। स्कूल से लौटकर आया तो घर में पैर रखते हुए उसे यकीन नहीं हुआ। सारी चीजें सलीके से रखी हुई थी, घर भी साफ था। मोहन हैरान होकर पूरा घर बार देख रहा था और उसका दिमाग अब सोचते सोचते थक गया था, तो लेटे लेटे मोहन सो गया। तभी उसे स्टोव जलने की आवाज सुनी तो उसकी नींद खुली तो देखा स्टोव पर चाय उबल रही थी, लेकिन रसोई में कोई नहीं था। मोहन ने अपने छोटे से घर का कोना कोना छान मारा, कहीं कोई नहीं था। थक हार कर मोहन जैसे ही कमरे में आया, कप में चाय और साथ में मठड़ी, जो कि मोहन को बहुत पसंद थी, रखी हुई दिखाई दी। यह देखकर मोहन बहुत डर गया और डरते डरते बोला, तुम कौन हो? कौन है यहाँ? तुम जो भी कोई हो, सामने आओ। उसे ना तो कोई आवाज सुनाई दी और ना ही कोई उत्तर मिला। रात हो गई थी। इस वक्त किसी बच्चे का उनके घर आना भी मुश्किल था। मोहन अब बहुत डर गया। फिर उसने सोचा, क्यों ना मैं ही बाहर भाग जाऊं। यह सोचते ही जैसे ही मोहन दरवाजे पर पहुंचा तो दरवाजे में भीतर से ताला लगा दिखा। उसने खोलने की कोशिश की, बहुत कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। डर के मारे मोहन रोने लगा और कहने लगा, कौन है यहाँ और तुम कौन हो? क्या चाहते हो मुझसे? उसने कई बार बोला, लेकिन अब भी कोई उत्तर नहीं मिला। तो वह बहुत देर तक उस दरवाजे के पास बैठा रहा। फिर उसे नींद आने लगी तो उसे लगा किसी ने उसे गोद में उठा लिया है और बिस्तर पर लिटा दिया। हौले हौले वह हाथ उसके सिर पर फिराने लगा और वह उसको महसूस कर रहा था। फिर थोड़ी देर बाद जैसे कोई बड़े प्यार से उसके पैर दबा रहा था। हो ना हो कोई तो था, लेकिन न जाने मोहन को कब नींद आ गई। उसे नींद ने घेर लिया था। सुबह उठा तो फिर वह ठिठक कर रह गया। बिस्तर से नीचे पैर रखते ही चप्पल आ गई। मोहन नहाने गया तो बाल्टी पहले से भरी मिली। नहाकर निकला तो स्वादिष्ट भोजन बनकर तैयार मिला। अब ना डर लगा ना घबराहट हुई मोहन को, और वह खाने बैठा तो स्वाद भी ऐसा कि उंगलियां चाट जाए पर तृप्ति ना हो। वह मुस्कुराते हुए बोला, तुम जो भी हो, इतना तो समझ गया हूँ कि मुझे हानि पहुँचाने वाले तो नहीं हो, और इतना स्वादिष्ट भोजन इससे पहले मैंने कभी नहीं खाया। मुझे नहीं याद कि मैंने अभी तक इतना स्वादिष्ट भोजन खाया है। इसके लिए तुम्हें धन्यवाद। एक दिन पहले ही मोहन सोच रहा था, जब स्कूल जाएंगे तो बताएंगे किसी को, लेकिन अब उसने अपना इरादा बदल दिया था। पहले तो वह यही सोच रहा था कि जो घटनाएं उसके घर में हो रही हैं वह किसी न किसी को अपना डर जरूर बताएगा, लेकिन अब उसने सोचा जो कोई भी है मेरा बुरा तो चाहता नहीं है, इसलिए उसने किसी को भी बताने का अपना इरादा बदल दिया था। वो कोई भी हो, उन्हें नुकसान तो वह नहीं पहुंचा रहा, बल्कि उल्टा मोहन का ख्याल रख रहा था। और बड़े खुश होकर शाम को स्कूल से जब मोहन घर लौटा तो लौट के आते ही एक गिलास ठंडा पानी, फिर चाय, फिर थोड़ी देर में गर्म खाना मिला। सोने गया तो नींद आने तक कोई मुलायम हाथों से उसके पांव दबाता रहा। अगली सुबह उठते ही फिर गर्म चाय उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही एक घूंट भरते ही वह खुश होकर बोला, चाय बहुत अच्छी है,
लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैं शुक्रिया किस मोहतरमा का करूं या किसी श्रीमान का। ये भी तो मैं नहीं जानता। वह इतना ही बोल पाया था कि किसी की दबी सी हंसी सुनाई पड़ी। मोहन कहने लगा, सामने आइए ना, बस एक बार आइए ना। ये लीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। कप नीचे रखकर मोहन ने प्रार्थना भरे स्वर में कहा तो एक लंबी गोरी, तीखे नैन नक्श और सुंदर सी लाल साड़ी में एक औरत उसके सामने खड़ी हुई थी, जो जीती जागती खूबसूरती की प्रतिमा लग रही थी। मोहन पागलों की तरह आंखें फाड़कर उसे देखा जा रहा था। वह बोली, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ मोहन जी। उसने मुस्कुराते हुए कहा तो मोहन को जैसे होश आया, लेकिन खुशी से जैसे शब्द उसके मुंह से नहीं निकल पा रहे थे। वह कुछ नहीं बोल पाया, बस उस औरत को देखता रह गया। वह कहने लगी, मैं ही इतने दिनों से आपके यहाँ इस घर में रह रही थी। आपको बहुत दिक्कत हुई है इससे, है ना? वह पूछने लगी तो मोहन बोला, नहीं नहीं, मुझे क्या दिक्कत, बल्कि मैं तो यह सोच रहा था आप कैसे रहती होंगी इस घर में। यह घर आपके रहने के लायक नहीं है। खुशी से मोहन बोल गया, बिना ये सोचे कि यह सामान्य इंसान नहीं है। फिर उसने पेट भर के अपना पसंद का नाश्ता किया और दोपहर के लिए खाना बांधा और उस औरत से बोला, तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने कहा कि मेरा नाम चंद्रो है। और वह ना अपना खाना लेकर, जो स्कूल के लिए लंच बांधा था, स्कूल चला गया। अब कई दिन ऐसे ही बीत गए। मोहन बहुत खुश रहने लगा था और यह खुशी सबसे छिपी हुई नहीं थी। सबको दिखाई दे रहा था कि आजकल मोहन बहुत खुश है। एक दिन स्कूल से आने के बाद जैसे ही चंद्रो चाय का कप लेकर आई तो मोहन ने उससे कहा, चंद्रो, एक बात कहूँ? तो वह बोली, हाँ बोलो ना। मोहन कहने लगा, चंद्रो, मुझे तुमसे प्रेम हो गया है, विवाह करोगी मुझसे? तो चंद्रो कहने लगी, मोहन, आप जानते नहीं हैं मेरी हकीकत, मैं इंसान नहीं हूँ। चंद्रो अपनी विवशता जताने की प्रयत्न करते हुए कहने लगी। मोहन ने कहा, जब मुझे उससे दिक्कत नहीं है तो चंद्रो तुम्हें क्या है, और पसंद तो तुम भी मुझे करती हो ना। चंद्रो कहने लगी, लेकिन तो मोहन बोला, बोलो ना चंद्रो। अच्छा मुझे बताओ, तुम इंसान नहीं, यह तो मैं भी जान गया हूँ, लेकिन तुम भूत भी नहीं हो। अगर भूत होती तो इतनी अच्छी नहीं होती। कौन हो तुम? तो चंद्रो कहने लगी, सही कहा आपने, मैं ना तो भूत हूँ और ना ही इंसानों की श्रेणी से हूँ। इंसान और भूत के अलावा भी एक श्रेणी होती है जिसे जिन्नादी कहते हैं। मैं उसी से हूँ। मैं जिन्नादी श्रेणी से हूँ और मैं भी तुमसे प्रेम करती हूँ। लेकिन क्या? मोहन बोला। बोलो ना, मोहन अब अधीर होकर पूछने लगा। तो चंद्रो ने अपने सिर से चुनरी उतारकर हाथ में भींचते हुए कहा, मोहन, जब भी मुझे बुलावा आएगा मुझे ये चुनरी ओढ़कर उसी लोक जाना पड़ेगा। मैं चाहते हुए भी इस नियम को नहीं तोड़ सकती हूँ और ना ही बदल सकती हूँ। इसी नियम के चलते मुझे हर रोज वापस लौटना पड़ता है। चंद्रो ने तो अपनी बात खत्म कर दी थी, लेकिन वह रोने लगी थी और मोहन के चेहरे पर एक चमक उभर आई थी। वह मन ही मन कुछ निश्चित करते हुए बोला, ठीक है चंद्रो, समझ गया मैं तुम्हारी मजबूरी। मैं यह भी समझ गया हूँ कि रोज मेरे सोते ही तुम चली जाती हो। अब आओ साथ खाना खाते हैं। हम आज से तुम मेरे सामने ही जाना। मोहन की बात सुनकर चंद्रो बोली, तुम तैयार हो जाओ, मैं अभी गर्मा गर्म रोटी सेकती हूँ। रोटी का नाम सुनते ही मोहन को जैसे कुछ याद आया हो। वह मुस्कुराकर बोला, चंद्रो, तुम्हारे प्यार ने मुझे निकम्मा बना दिया है। देखो, घर में स्टोव के लिए ना तो केरोसिन है और ना ही एक लकड़ी तक। बस थोड़ा सा समय दो, मैं अभी लेकर आता हूँ।
चंद्रो कहने लगी, लकड़ी की जरूरत नहीं है मोहन जी। और इतना बोलते ही चंद्रो ने अपना एक पैर चूल्हे में रखा और आग जला ली। यह देखकर मोहन डर के मारे बदहवास सा दौड़ा और पानी भरी बाल्टी उठाई और चंद्रो के पैर पर उलट दी और गुस्से में बोला, ये क्या चंद्रो, ये क्या किया तुमने? इतना प्रेम करते हो मुझसे? यह देखकर चंद्रो की आंखों में आंसू भर आए और वह मोहन को देखकर मोहन कहने लगा, अपना पैर दिखाओ। वह अपना पैर दिखाते हुए बोली, देखो कहीं भी मेरा पैर जला नहीं है। और एकदम सामान्य पैर देखकर मोहन आंखें फाड़े कभी चंद्रो को देखता तो कभी उसके पैर को देख रहा था। अभी तो इसमें धू धू करती आग जल रही थी। चंद्रो कहने लगी, मोहन जी, हमें आग कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। तुम बैठो और खाना खाओ। उसने मोहन का हाथ पकड़ते हुए उसे बिठा दिया। मोहन आंखें फाड़े उसे हैरानी से देखे जा रहा था। चंद्रो ने फिर अपना पैर चूल्हे में रखकर उसे आग लगा ली और रोटियां सेकी। मोहन ने उसी शाम चंद्रो की नज़र से बचते हुए उसकी चुनरी उठा ली और ये बोलकर कि किसी काम से जा रहा हूँ, मुझसे मिले बिना मत जाना। चंद्रो ने कहा, अच्छा। और यह कहकर चंद्रो फिर घर के काम में लग गई। मोहन ने घर के पीछे ही एक खड्डा खोद दिया था और एक छोटे से बक्से नुमा बॉक्स में चंद्रो की वही चुनरी रखकर खड्डे में गहरी दबा दी थी और घर वापस आ गया। जैसा कि होना था, चंद्रो पागलों की तरह अपनी वह चुनरी ढूंढ रही थी और मोहन को देखते उसके पास आकर घबराई सी बोली, मोहन, मेरी चुनरी नहीं मिल रही है। मेरी चुनरी कहाँ है? मोहन, मेरे जाने का वक्त हो गया है। तो मोहन ने कहा, तो बिना चुनरी के चली जाओ। मोहन ने आजमाने के लिए चंद्रो से कहा। तो चंद्रो कहने लगी, मोहन, मैंने तुम्हें बताया था ना, बिना चुनरी के मैं नहीं जा सकती। मैं कैसे जाऊं? तो मोहन कहने लगा, रुक जाओ। तो वह कहने लगी, मैं कैसे रुक सकती हूँ मोहन? वो बेबसी जताते हुए बोली। मोहन कहने लगा, मेरी बनकर रह जाओ, विवाह कर लो मुझसे चंद्रो। मोहन के इस सख्त लहजे में कुछ भान हो गया था चंद्रो को। तो चंद्रो कहने लगी, तुमने ही मेरी चुनरी छिपा दी है। मेरी चुनरी मुझे दे दो मोहन, मजाक नहीं है ये। और आंखों में उसके गुस्सा देखकर मोहन का इरादा तब भी कमजोर नहीं हुआ। वह गुस्से में कहने लगी, मेरी चुनरी दे दो। लेकिन मोहन अपने इरादे पर अड़िग खड़ा था। वह कहने लगा, मैं भी कहाँ मजाक कर रहा हूँ चंद्रो, मैं तुमसे सच्चा प्रेम करता हूँ और ये जीवन तुम बिन अब जिया नहीं जाएगा मुझसे। अब और तुम्हें रोकने का अगर यही उपाय है तो यही सही। चंद्रो कहने लगी, ये ठीक नहीं क्या मोहन? तुमने बिल्कुल ठीक नहीं। मेरी कमजोरी का फायदा उठाना चाहते हो तो उस चुनरी की कीमत मेरे लिए क्या है ये तुम क्या जानो मोहन। मोहन कहने लगा, फायदा तो तुमने उठाया है मेरे जज्बातों का। जब मन भर जाएगा तो तुम तो चली जाओगी और फिर कौन जाने कि फिर तुम लौट कर भी आओ या ना आओ। तब मेरा बताओ, मेरा क्या होगा? बोलो चंद्रो, क्या कोई कीमत नहीं मेरी और मेरे प्रेम की? मोहन वह चीख कर कहने लगी, तुमने छिपा दी है ना मेरी चुनरी? मोहन कहने लगा, हाँ चंद्रो, मैंने ही छिपाई है तुम्हारी चुनरी, और या तो मेरी जान ले लो इसी क्षण या मुझसे विवाह कर लो। जिस हाल में भी मैं हूँ तुम्हें पता ही है, कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। प्रेम करता हूँ तुमसे चंद्रो और हमेशा करता रहूंगा। भावुक मोहन की आंखों से आंसू गिरते देखकर चंद्रो कुछ नहीं बोली। वह आगे बोला, नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बिना चंद्रो, नहीं रह पाऊंगा। और उसे यूं पागलों की तरह रोता देखकर चंद्रो ने उससे विवाह की हामी भर दी। चंद्रो के स्वीकार करते ही मोहन खुशी से नाच उठा और मोहन गांव में सबसे ये बोलकर कि कुछ काम है गांव से बाहर, कस्बे से बाहर चला गया। वहीं एक मंदिर में दोनों ने विवाह किया।
और वापस आते ही जो सबकी शिकायत खत्म करते हुए मोहन ने पूरे घर को दावत देती थी। दोनों प्रेम से रहने लगे। चंद्रो कभी भी थकती नहीं थी, हमेशा स्वस्थ और सजी रहती थी। रोजमर्रा के सभी कार्य वो एक ही जगह बैठे बैठे मिनटों में कर डालती थी। कभी रसोई में बैठे बैठे अपने हाथ लंबे करके नल के नीचे रखे बर्तन धो लेती, तो कभी मोहन के सामने बैठे बातें करती रहती और जो रसोई में खाना बना लेती। मोहन को यह सब अब सहज लगने लगा था। धीरे धीरे समय बीतने लगा, लेकिन चंद्रो किसी से भी मिलने में सहज महसूस नहीं करती थी। इसलिए मोहन ने किसी भी जान पहचान वाले या किसी भी कस्बे के निवासी को चंद्रो से मिलने नहीं दिया था। बस उसे खुद के साथ उसे घुमाने ले जाता था। समय और बीता और एक दूसरे के प्रेम में डूबे दोनों को सालों बीत गए। चंद्रो ने कभी भी मोहन को शिकायत का कोई मौका नहीं दिया और ना ही मोहन के प्रेम में कोई कमी आई थी। इसी बीच चंद्रो ने एक बच्चे को जन्म दिया। मोहन के पांव तो जैसे जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे, वो जैसे आसमान में उड़ने लगा था। बड़े प्रेम से चंद्रो ने जो उसके नाम पर अपने बेटे का नाम चंद्र रखा था। चंद्रो अपने बच्चे को सुलाती और आंगन में और हाथों से थपकी भी देती रहती थी। उसी समय कमरे में खुद जो मोहन के सामने खड़ी होकर बातें भी करती रहती थी। चंद्रो हमेशा खुश रहती थी, सजी धजी खुशबू से महकती रहती थी। मोहन को ना तो कभी चंद्रो से कोई बीमारी सुनने को मिली और ना ही कोई चिड़चिड़ाहट और ना ही कोई शिकायत। अच्छे दिन पंख लगाकर बड़ी जल्दी उड़ जाते हैं। समय जैसे पलक झपकते बीत जाता है और अब चंद्रो और मोहन का बेटा विवाह योग्य हो गया था। एक सुंदर और सुशील कन्या से मोहन के बेटे चंद्र का विवाह तय हो गया था। सबके सामने चंद्रो सामान्य तौर पर काम करती और जब सब सो जाते तो अपनी शक्तियों की मदद से रात में ही सारा काम रिश्तेदारों के उठने से पहले कर लेती थी। सो काम में कभी कोई गड़बड़ नहीं हुई। जिस दिन बारात घर वापस आई, चंद्रो मोहन के पास जाकर बोली, क्या आप मुझसे खुश हैं? और एक पत्नी के तौर पर मैंने जीवन भर आपका साथ दिया है। मोहन कहने लगा, कैसी बातें करती हो चंद्रो? जब से तुम मेरे जीवन में आई हो उस पल से इस पल तक एक भी पल के लिए भी मैं तुमसे नाखुश नहीं रहा, बल्कि खुद को हमेशा भाग्यवान ही महसूस किया है। मैं तुम्हें पाकर बहुत खुश हूँ। लेकिन चंद्रो, आज क्यों पूछ रही हो ऐसे? मोहन ने चंद्रो से पूछा। तो चंद्रो कहने लगी, यूं ही, क्योंकि आज हमारे बेटे का विवाह हुआ है, घर पर बहू आई है। इस समय से ज्यादा खुशी का समय कब आएगा? मेरा आज नाचने का बहुत मन है। मोहन, मैं अपनी चुनरी ओढ़कर नाचना चाहती हूँ और जी भर कर नाचना चाहती हूँ कि मेरे जीवन में मेरे बेटे की शादी का जो आज दिन है मेरे लिए सबसे बड़ा खुशी का दिन है। चंद्रो मनुहार कर बोली। तो चुनरी का नाम सुनते ही मोहन तो डर गया और बोला, क्या चंद्रो बिना चुनरी के नहीं नाच सकती हो? चंद्रो कहने लगी, देखो मोहन, बिना चुनरी के मेरा श्रृंगार अधूरा है और जब तक मैं अपने आप को पूरा महसूस ना करूं तो कैसे नृत्य कर सकती हूँ? मोहन का मन आशंकाओं से भर गया। फिर सबको झटक कर मोहन यह सोचते हुए कि मैं भी बेकार में डर रहा हूँ। बेचारी की चुनरी कब से छिपाई हुई है मैंने, और आज इसने मांगी है तो आज अपने बेटे की शादी में। और मोहन भावुकता में बहकर दौड़ता हुआ घर के पिछवाड़े गया और खड्डा खोदकर बक्सा खोला और चुनरी ले जाकर चंद्रो को दे दी। चुनरी पाकर चंद्रो की आंखों में खुशी के आंसू निकल आए और वह कहने लगी, मोहन, बहुत प्रेम करती हूँ मैं तुमसे। तुमने मुझसे बहुत खुश रखा है, तुमने मुझे हर सुख दिया है मोहन तुमने। मोहन को एहसास हुआ कि बहुत सालों के बाद चुनरी पाकर शायद चंद्रो
जो भावुक हो गई है, इसलिए चंद्रो ऐसी बातें कर रही है। फिर चंद्रो ने चुनरी ओढ़ी और चुनरी ओढ़कर चंद्रो बहुत नाची और नाचते नाचते सबके बीच आ गई। और यह देखकर सब औरतें जो घर में बैठी हुई थी हैरान हो गईं कि चंद्रो इतनी तेज नाच रही थी। नाचते नाचते उसकी गति बढ़ती जा रही थी, जैसे वह हवा से बातें कर रही हो। और देखते ही देखते चंद्रो हवा में ऊपर उठी और उड़ती चली गई और पलक झपकते ही सबकी आंखों से हमेशा के लिए ओझल हो गई। सारे गांव में जो चर्चा फैल गई कि मोहन की पत्नी तो जो भूतनी थी, जो सबके बीच नाचते हुए उड़ गई है। सारे गांव के लोग हैरान थे कि ऐसे कैसे हो गया। तब से उस घर को और उसके बेटे को जिन्न की औलाद कहकर पुकारने लगे। चंद्रो हमेशा मोहन की बनकर रही और मोहन भी चंद्रो से बहुत प्रेम करता था। चंद्रो के जाने के बाद मोहन एकदम से कमजोर हो गया। उसका सारा शरीर सूख कर कांटा बन गया। उसने खाट पकड़ ली थी और कुछ दिन के बाद मोहन के भी प्राण पखेरु उड़ गए। लेकिन आज चंद्रो और मोहन का बेटा और उसके बेटे की पत्नी उस घर में रहते हैं और उनके बच्चे भी हो गए हैं। मोहन का बेटा चंद्र भी अपने बच्चों को अपनी माँ और अपने पिता की कहानी सुनाता है, जिसे बच्चे बड़े खुश होकर सुनते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। राधे राधे।